एक लंबे समय तक हजारों करोड़ों राष्ट्रभक्तों ने जो इस राष्ट्र के लिए जान देते रहे, चाहे वो उसकी कल्पना 1925 में किसी ने की हो, और वहां से चल के लोग अपना काम करते रहे, और एक ऐसा समय आया कि जब आपके चारों तरफ घोर अंधेरा था, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि आपने ना अपने आप को यादव समझा, ना ब्राह्मण समझा, ना ठाकुर समझा, ना वैश्य समझा, ना दलित समझा, ना अपर कास्ट, ना लोअर कास्ट, ना ओबीसी। ये तमाम जिन फंदों में आपको फंसाया गया था पिछले 1000 साल से, और 47 के बाद हमारे देश में बड़े बड़े श्रूड मक्कार मुनाफिक, जिन्होंने ये सोच के इस देश का इतिहास लिखा, इस देश का साहित्य लिखा कि कैसे यहां की आने वाली नस्लें, कभी जो ये राष्ट्र दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर था, इस राष्ट्र का जो तंत्र था वो इतना मजबूत था कि इसे दुनिया में कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और विश्व की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का 33% का जीडीपी था। हमारा जो उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो 33% था। तो हमने अज्ञानता के चलते, स्वार्थ के चलते, इस ऐसे राष्ट्र को जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का वाहक हो, एक ऐसा धर्म जो प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ पैदा हुआ हो, जब से ये सृष्टि है तब से है, हमने उन सब चीजों को छोड़ करके हमने छोटी 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 दुकानों को ही अपना भाग्य मान लिया और अपना भविष्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, एक पीढ़ी, लंबे 70 साल के काल में कई पीढ़ियां निकल गईं, शायद उनमें वो पीड़ा रही होगी, लेकिन व्यवस्था और सत्ता के तंत्र में वो इस तरीके से फंसे कि शायद उनमें वो लड़ने की शक्ति नहीं थी, या शायद वो ये चाहते थे कि हमें और आपको पढ़ाई से, लिखाई से, संस्कारों से ऐसा मजबूत कर दें कि आने वाली चुनौती को हम समझें, और जो काम वो नहीं कर पाए उन मुद्दों को समाज में उठाएं और बाध्य करें सरकारों को, बाध्य करें इस देश की व्यवस्था को कि यह व्यवस्था भारत राष्ट्र के लिए बनी है, भारत राष्ट्र इस व्यवस्था के लिए नहीं बना है। लिहाजा कानून हो, संविधान हो, संसद हो, न्यायपालिका हो, ये पुलिस हो, ये सेना हो, ये भारत राष्ट्र के लिए बनी है। भारत राष्ट्र इनके लिए नहीं बना है कि हमें इन्हें पालना है, हमें इनकी तनख्वाह देनी है, हमें इनको बड़े बड़े घर देने हैं और ये कानून बनाएं, ये गोली चलाएं, ये कानून व्यवस्था को कैसे बनाएं। ना, कानून व्यवस्था बनाने का तरीका भी भारत राष्ट्र की परंपराओं और संस्कृति के हिसाब से होगा। इसलिए हजारों ऐसे कानून हैं, क्योंकि वो हमारी जो जीवन है, जो हमारी आस्था है, जो हमारी उपासना है, उससे मेल नहीं खाती। इसलिए कानून कुछ कहता है और समाज कुछ कहता है। कानून क्या कहता है कि आप अपनी सगी बहन के साथ किसी से जा रहे हो। अब इसको आप जरा गौर करके देख, समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहां पर क्लैश है, या ये जानबूझकर राज सत्ता ने हमें ऐसा बनाया है, या फिर ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से इस देश में हजारों आईपीसी कानून ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे थे, क्योंकि जो राज करने वाले थे उनका यहां के राष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें अपनी सत्ता को स्थापित करना था। लिहाजा उन्होंने बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई कि यहां के आदमियों को, यहां के लोगों को, यहां के पुरुषों को, यहां के जनमानस को कैसे उस सत्ता और राज के अंदर जकड़ लिया जाए, ताकि वो अपने होने, अपनी पहचान,
अपनी आस्थाओं, अपनी उपासना, इन तमाम सारी चीजों से कट जाए और वो ये समझे कि हमें राज्य के प्रति ही वफादार रहना है और राज्य जो कर रहा है उसे सिर्फ बर्दाश्त करना है, उसका प्रतिकार नहीं करना। इसलिए अगर आप कल अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे हो और ये घटनाएं पिछले कई सालों से लगातार हो रही हैं, मैं अक्सर बड़े बड़े कई पुलिस वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूं, बोले ये कानून हमने नहीं बनाए, हमारी मजबूरी है, ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं और अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के हित में नहीं सोचा। अब उस लड़की के साथ मेरे सामने जो मेरी बहन भी है, कुछ 4-5 गुंडे मिलके आए, उसको छेड़े और उसके साथ रेप करते हैं। मैं शारीरिक रूप से उन 4 लोगों का शायद मुकाबला करने में सक्षम नहीं होऊंगा। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे पास 2 रास्ते हैं कि मुझे जो कुछ मुमकिन हो उनका प्रतिकार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, हथियार से करना चाहिए, दंड जो भी कुछ मेरे हाथ में है उससे करना चाहिए। यह मेरी मनोदशा होगी और शायद यही समाज कहता है। लेकिन आपका कानून क्या कहता है? जिस कानून के बारे में कहा जाता है कि इस कानून पे चलें, यह कानून के विरुद्ध अपने काम किया है, लेकिन यह तो मुझे बताओ कि यह कानून मेरे लिए बना है या मैं इस कानून के लिए बना हूं? कानून यह कहता है कि आपको अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर यह घटना घट भी रही थी तो जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाला आपसे पहले पूछेगा कब हुआ, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, उनका नाम बताइए। ना उनको आपको उनका नाम पता है, ना उनका पता है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। वो कहेगा सर हम किसके खिलाफ एफआईआर लिखें? तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो आपकी बहन के साथ जब ये बुरा काम हो रहा था तो आपको उस वक्त प्रतिकार नहीं करना चाहिए था, पत्थर उठा के नहीं मारना चाहिए था, उन 4 बलात्कारियों के नाम और पते पूछने चाहिए थे। तो हम, और जब यह घटना समाज के लोगों में रखी जाती है तो समाज कहता है कि तुम्हें मौके पे उसको मार देना चाहिए था, अगर तुम मार सकते थे तो मार देना चाहिए था। लेकिन कानून कहता है कि नहीं 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 नहीं, आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी। आप रिपोर्ट लिखाइए, पता बताइए, पहचान बताइए, आपकी जो मनोदशा है, आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसका उनसे कोई सरोकार नहीं है। आपके परिवार में आपकी बहन के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, उसकी कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप अस्त व्यस्त हैं, आपका पूरा मन मस्तिष्क एक अजीब किस्म के झंझावार में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बात करने का अंदाज ऐसा है जैसे आप थाने के अंदर किसी दावत के लिए गए हैं, कंप्लेन लिखाने नहीं गए हैं। वो आपसे पानी को भी नहीं पूछेगा, वो आपसे सिंपैथी की बात नहीं करेगा, और उस लड़की जो आपके साथ में है उसको भी इस निगाह से देखेगा जैसे शायद इसी का कसूर था। तो राज और राष्ट्र की परंपराओं और राष्ट्र की आस्थाओं में यह टकराव है। तो हमारे यहां कानून हमारे देश की संस्कारों से नहीं बने। जिनको हुकूमत करनी है उन्हें हुकूमत के माध्यम से समाज को इतना कमजोर कर देना है, इतना उनको निर्बल कर देना है कि वो कभी भी जोर से चिल्ला ना सके और राज सत्ता चलती रहे। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आज के युवाओं से कहना है कि आंदोलन करें। इस देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। शाहीन बाग पे भी आंदोलन होता है, जेएनयू में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, आसाम में भी होता है, बंगाल में भी होते हैं। आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इन सारे आंदोलनों के पीछे आप एक मानसिकता देखेंगे कि ये आंदोलन किसी एजेंडे के तहत हो रहे हैं। ये राष्ट्र को मजबूत करने वाले नहीं हो रहे।
इन तमाम सारे आंदोलनों के पीछे जो भारत राष्ट्र की परिकल्पना है, जो उसके आदर्श हैं, जो उसकी आस्थाएं हैं, उसको कैसे तोड़ के कमजोर किया जाए, इसकी चिंता में यह आंदोलन हो रहे हैं। लिहाजा वो मुद्दे मत उठाओ जिससे इस देश में गद्दार, जिससे इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को आप बेनकाब कर सकें। तो अगर आप ये करेंगे तो आप राइट विंगर हैं, आप दकियानूसी समाज के लोग हैं, आप कंजर्वेटिव लोग हैं, आप फ्रिंज एलिमेंट हैं, आप हेट मॉन्गर हैं, आप किसी मजहब के खिलाफ हैं। ये तमाम तमके बना दिए जाएंगे क्यों? आपकी शिक्षा पद्धति, इतिहास ने आपको पिछले 70 सालों में यही बताया है और कुछ चीजों को ग्लोरीफाई किया है। तो किसी भी सभ्यता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उस राष्ट्र के समाज को अपने आदर्शों से काट दो, अपनी पहचान से काट दो, अपनी संस्कृति से काट दो। लिहाजा आपने क्या किया कि मैं फिर कहता हूं कि बीच बीच में मैं रेफरेंस के लिए अंग्रेजों का जिक्र करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि 47 के बाद भी ऐसी ही प्रवृत्तियों के लोग सत्ता पे बैठे। मैं कॉलेज से जब यह पूछा गया कि भारत के अंदर ये बताइए कि कोई भी लावारिस कोई है, कोई लावारिस लोग मिलते हैं आपको? उन्होंने कहा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में रिश्तों का ताना बाना, समाज का ताना बाना इतना मजबूत है कि अगर कहीं किसी परिवार में किसी के मां बाप किसी हादसे में चले भी गए तो उसमें बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो बगैर स्वतः ही उन रिश्तों में आप मिक्स हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। यह तो एहसास होता है कि उनके माता पिता नहीं है, लेकिन पूरे जीवन जीने के लिए उन्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसी की तरफ मुंह उठा के देखें। तो यह व्यवस्था क्या है? तो गुरुकुल है। यह गुरुकुल क्या है? यह शिक्षा की सिर्फ कोई क्लासरूम नहीं है, यह जीवन जीने की पद्धति है जिसे गुरुकुल कहते हैं। यहां संस्कार भी हैं, यहां आस्था भी है, यहां विश्वास भी है। ये जो सारी चीजें थी तभी हमने, क्योंकि हम आदर्शों के उस पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए थे, तभी हमने दुनिया में कहा कि ये पूरी दुनिया हमारा घर है, हमारा परिवार है। लेकिन ये तो हमने कहा, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को परिवार समझने वाले लोगों का अपना परिवार, अपना घर, अपना देश, अपना समाज महफूज नहीं रहा। आपने दुनिया के परपंचों को नहीं समझा और हमारे लोगों ने दुनिया में जिस तरीके की मानसिकताएं पनप रही थी, जिस तरीके के मजहब पैदा हो रहे थे, उन मजहबों की फिलॉसफी क्या है, एजेंडा क्या है, यह हमने बताया नहीं। लिहाजा यकायक हमको लगा कि अरे ये कैसे हो गया, ये सोमनाथ कैसे लुट गया, ये अयोध्या में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये मथुरा में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये काशी विश्वनाथ के अंदर वो शिवलिंग को उठा करके दूसरी जगह रखा जो नंदी के सामने होना चाहिए था, हमें पता नहीं चला। और सत्ता के साथ मिलकर के लोगों ने जो हालात पैदा किए, उससे आप इस तथाकथित आजादी के बाद उन चीजों को लड़ने के लिए 500 साल तक आपको कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। यानी जब किसी ने हमारी चीज छीनी तब मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, लेकिन जब हम वापस मांग रहे हैं तो हमें एक एक चीज के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि वो ताकतें आज भी उसी ताकत से, उसी बलबले से, उसी जोश के साथ
इस भारत को तोड़ने में लगी हैं। और कुछ लोग जो हिंदू समाज के हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे मकसद, क्योंकि वो तमाम वही लोग हैं जिन्होंने जयचंद होकर के काम किया।